क्वेश्चन 17 है कि फॉर व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब वर्क चूँकि काज थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जिस एंगल के ऊपर काज थीटा की वैल्यू हाफ होगी, वर्क डन उसी एंगल पे हाफ होगा। तो अगर आपको वैल्यू काज थीटा की याद हो तो ये बेस्ट है, लेकिन एक और मेथड भी है। 60 के एंगल पे जो वर्क डन है वो हाफ होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? FD। तो 60 का जब एंगल होगा तो 60 पे चूँकि काज की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क है उसकी हाफ वैल्यू 60 पे होगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो थीटा की वैल्यू, तो आप एक और मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि हम FD की जगह मैक्सिमम वर्क को लिख सकते हैं और काज थीटा एज इट हम लिख देंगे। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वर्क डन किस एंगल पे होगा, तो हम यहाँ पे वर्क की जगह मैक्सिमम का हाफ पुट कर देंगे, जो कि कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम यहाँ वर्क की जगह हाफ ऑफ मैक्सिमम लिखेंगे और ये W मैक्सिमम मीन्स FD और काज थीटा। तो यहाँ पे W मैक्सिमम कैंसल हो जाएंगे और 1/2 जब आप काज दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो काज इन्वर्स हो जाएगा। तो जब आप काज इन्वर्स 1/2 को फाइंड आउट करेंगे तब भी हमारे पास जो वैल्यू होगी थीटा की वो 60 होगी। मीन 60 के एंगल पे जो काज थीटा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू देता है। क्योंकि वर्क डन काज थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो 60 के एंगल पे ये हाफ होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक लोडेड और अनलोडेड कार्ट मूविंग कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जीज़ के साथ, इस तरह से कि सेम रिटार्डिंग फोर्स उनके ऊपर एक्ट करती है और वो उनको स्टॉप कर देती है। और जब स्टॉप होते हैं तो उससे पहले स्टॉपिंग फोर्स के एक्ट करने के बाद वो S1 और S2 डिस्टेंस कवर करते हैं। तो कौन सा जो फॉलोइंग में से रिलेशन है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लोडेड और एक अनलोडेड कार्ट S1 और S2 डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हुए हैं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है वर्क डन के अंदर। किस वर्क डन के अंदर? जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा होता है या रिटार्डिंग फोर्स जो एक्ट कर रही होती है उसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस वर्क डन को ओपन करें तो वर्क FD होता है, और यहाँ पे फोर्स कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन की फोर्स है जिसके अगेंस्ट हो रहा है, और D वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी कवर करती है। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये कि दोनों कार्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम है और जो उन पे रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है वो भी सेम है। तो जो वो डिस्टेंस कवर करेंगे, इस रिलेशन से ये चीज़ क्लियर है कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम है दोनों की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो भी दोनों के सेम होंगे। क्वेश्चन 19 है कि व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड डज नेगेटिव वर्क देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क आएगा? इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, क्या होगा? तो यहाँ पे हम दो केसेस को देखते हैं। पहला ये कि एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो इस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 का है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। तो यही केस है जिसकी वो बात कर रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो। डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है वो ज़ीरो है। तो इस केस के अंदर अगर आप काज 0 फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू +1 होती है। यहाँ पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। तो उसने जो केस डिस्कस किया है वो नेगेटिव वर्क डन का है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो इसका मतलब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है इस केस के अंदर। तो जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। और अगर पॉजिटिव वर्क डन का केस होता, इसका मतलब बॉडी
डाउनवर्ड मूव कर रही है, इस केस के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती। तो चूँकि ये पहला केस है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मस्ट इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कंसीडर अ फिगर इन विच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी। यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। इस फिगर पे आने से पहले एक यहाँ पे 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लें कि अगर ग्राफ इस तरह का गिवन हो कि जिसके अंदर फोर्स का जो एंगल है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ गिवन हो, तो उस केस में जो वर्क डन का ओरिजिनल फार्मूला W=FD cos थीटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। तो अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान गिवन हो तो फिर तो हम यही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का केस हो जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर जो फोर्स का एंगल गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट की बजाय किसी और एक्सिस पे गिवन हो, तो उस केस के अंदर ये जो रिलेशन है इसमें थोड़ी चेंज होती है। और वो क्या होता है कि cos थीटा की जगह अगर आप cos थीटा ही लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे cos 90 माइनस थीटा हम यूज़ करते हैं, या फिर इस पूरे फैक्टर cos थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं sin थीटा से। कि अगर ये कौन सा केस है कि जब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल गिवन ना हो बल्कि किसी और एक्सिस के साथ गिवन हो, तब हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस केस के अंदर उसने ये क्वेश्चन किया है कि कौन सा वो एंगल होगा कि जहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हो। तो अब चूँकि इसके अंदर जो ये जो ग्राफ गिवन है इसमें फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल नहीं बल्कि किसी और एक्सिस के साथ एंगल है, तो हम W=FD sin थीटा वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमने मैक्सिमम वर्क डन को फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल्स गिवन है इनमें से साइन की वैल्यू किस एंगल पे मैक्सिमम होती है। तो अगर cos की बात होती तो फिर तो 0 और 360 पे cos थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन sin थीटा के केस में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो W=FD sin थीटा है और sin थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो 90 के एंगल पे होती है।